नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्पादन प्रोत्साहन योजना गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा देने की पारिस्थितिकी का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से नीति, कानून, नियमों और आदेशों के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाओं पर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति ने मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान में मदद की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने असम में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को माजुली निर्वाचन क्षेत्र से टिकट। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भारत ने ठोस ईंधन पर आधारित SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लॉफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में चर्चा की। दोनों देशों ने बहुपक्षवाद, आतंकवाद से मुकाबला, शांति और सुरक्षा के लिए मजबूती से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत स्विस ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मैच खेलेंगे। और क्रिकेट में ऋषभ पंत की शानदार शतकीय पारी से भारत को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड पर मजबूत बढ़त। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके। प्रधानमंत्री उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। और हमारी प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में मोस्ट मॉडर्न होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक सस्टेन करने वाली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों के प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। हम लोगों की कोशिश ये है कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे। देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से ये चर्चा हो रही है। बीते हफ्तों में अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सुझाव आए हैं। आज के इस वेबिनार का फोकस विशेष रूप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना उद्योगों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आय में बढ़ोतरी करेगी। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को विशिष्ट अवसर मिलेंगे।
ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। ये हमारे किसानों के लिए भी बड़ा अवसर है और उसमें भी खास करके छोटे किसान, जहां सिंचाई की सुविधाएं भी कम है और जहां पर मोटा अनाज पैदा होता है। इस मोटे अनाज का महात्म्य दुनिया तक पहुंचाने का काम यूएन के माध्यम से हमने जो प्रस्तावित किया वो 2023 के लिए स्वीकृत हुआ है। जिस तरह से कोरोना से बचाने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वैसे ही लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए भारत में पैदा हुए मिलेट्स भी, मोटा अनाज भी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी ही उपयोगी होगी। श्री मोदी ने कोविड टीके की आपूर्ति के बारे में कहा कि भारत जिस तरह से मानवता की सेवा कर रहा है, उसकी पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है, इससे पूरी दुनिया में भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और इसलिए इस सकारात्मक परिस्थितियों में हर सेक्टर को अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर देना चाहिए। ये समय गंवाने का नहीं, ये समय पाने का है। प्रधानमंत्री मोदी को आज सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपराओं में ये सीख निहित है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाए। प्रधानमंत्री ने खेती के लिए लगातार आधुनिक तरीके अपनाने वाले किसानों की सराहना की। सेरावीक पुरस्कार सेरावीक के संस्थापक डॉक्टर डेनियल येरगिन की ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया। प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आई है, इस मामले में भारत के लोग सदियों से सबसे आगे रहे हैं। I dedicate this award to the people of our great motherland India. I dedicate this award to the glorious tradition of our land that has shown the way when it comes to caring for the environment. श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े पुरोधा थे। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण किया होता तो दुनिया को आज इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार ने अमरीकी संगठन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत के दर्जे को स्वतंत्र देश से घटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र देश किए जाने को भ्रामक, गलत और अनुचित बताया है। देश के संघीय ढांचे के तहत अनेक राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें होने का उदाहरण देते हुए सरकार ने कहा है कि ये भारत में जीवंत लोकतंत्र को दर्शाता है, जिसके तहत केंद्र से भिन्न विचारधारा वालों को भी महत्व दिए जाने का पता चलता है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट का बिंदुवार खंडन करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक खास समुदाय के लोगों के साथ कथित भेदभाव की नीतियां अपनाए जाने का आरोप सरासर गलत है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार कायदे कानूनों पर अमल करते समय किसी से भेदभाव नहीं करती और सभी को समान माना जाता है। शिक्षाविदों और पत्रकारों को डराने, धमकाने और असहमति के स्वर को दबाने के आरोप के संबंध में सरकार ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और चर्चा, बहस और असहमति भारतीय लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। असम में इस चरण में विधानसभा की 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 12 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रभारी नियुक्त किए गए चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन को हटाने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने श्री जैन की कार्यशैली को पक्षपातपूर्ण बताते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसके क्षेत्रीय मुख्यालयों में नियुक्त किए गए सभी उपचुनाव आयुक्त संवैधानिक नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि उसे श्री जैन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है।
आयोग के चुनाव से संबंधित पैनल ने कहा है कि जब भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 की लोकसभा चुनाव के दौरान श्री जैन द्वारा लिए गए 2 फैसलों के बारे में तृणमूल कांग्रेस के आरोपों का जिक्र करते हुए आयोग ने कहा कि ये फैसले निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के इरादे से लिए गए थे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने मतदान के 8 चरणों के अपने उम्मीदवारों के नामों की आज घोषणा कर दी। वामपंथी दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची और 2 चरणों के मतदान के लिए सीटों की साझेदारी के फार्मूले की घोषणा की है। असम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही तीनों दलों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची को लेकर विचार विमर्श तेज हो गया है। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ उम्मीदवारों की सूची पार्टी जिला समितियों के साथ विचार विमर्श के बाद जारी करेगी। बैठक के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। इस बीच यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ में भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। कांग्रेस कोट्टायम सीटों को लेकर उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए जोसेफ गुट के साथ बातचीत कर रही है। मुस्लिम लीग के नेताओं की बैठक भी आज पनक्कड़ में हुई। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और भारत धर्म जनसेना उम्मीदवारों का चयन अंतिम चरण में पहुंच गया है। भाजपा की प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की विजय यात्रा की समाप्ति के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के 5 विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एक प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कथित रूप से धक्का मुक्की करने के लिए 26 फरवरी को विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह और विनय कुमार को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने के महत्व पर जोर देती है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन के साथ आज वर्चुअल शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि देश पेरिस समझौते के प्रति वचनबद्ध है। हम पेरिस एग्रीमेंट में किए गए अपने कमिटमेंट पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन टारगेट्स को न सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि उन्हें एक्सीड करेंगे। G20 देशों में शायद भारत ही अपने कमिटमेंट्स पर अच्छी प्रोग्रेस कर पाया है। पिछले 5 सालों में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पावर क्षमता 162% बढ़ी है और हमने 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का टारगेट रखा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग के महत्व को भारत ने महसूस किया है। एक्सेलेंसी कोविड-19 के दौरान हमने रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पर कोलैबोरेशन के महत्व को पहचाना है।
विश्व को कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए भारत ने 150 से भी ज्यादा देशों को दवाएं और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। हमने अब तक लगभग 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भी उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्वीडन नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्टार्टअप और अनुसंधान के क्षेत्र में अपने संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट ग्रिड्स, ई मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने का अच्छा पोटेंशियल है। मुझे भरोसा है कि आज की हमारी वर्चुअल समिट में हमारे सहयोग में नए आयाम भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लोफवेन ने आज भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों से संबंधित मामलों के सचिव विकास स्वरूप ने कहा कि 2015 के बाद दोनों नेताओं के बीच ये 5वां विचार विमर्श था। उन्होंने कहा कि भारत और स्वीडन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत से बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की दोनों पक्षों की वचनबद्धता का पता चलता है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतंत्र, कानून के शासन, बहुलवाद, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने बहुपक्षवाद, कानून पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आतंकवाद से संघर्ष और शांति तथा सुरक्षा के प्रति भी वचनबद्धता दोहराई। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के अपने देश के फैसले की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कोविड टीकों के बारे में दुनिया के सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अब तक कोविड वैक्सीन की 461,66,000 खुराक कई देशों को भेजी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें से 71,05,000 खुराक अनुदान के रूप में और 288,40,000 व्यावसायिक तौर पर भेजी गई हैं। भारत ने ये वैक्सीन 47 देशों और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजी हैं। प्रवक्ता ने बताया कि वैक्सीन मैत्री पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा से निर्देशित है कि भारत की वितरण और उत्पादन क्षमता का उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्पादन प्रोत्साहन योजना गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा देने की पारिस्थितिकी का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से नीति, कानून, नियम और आदेशों के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से निपटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाओं पर भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति ने मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान में मदद की है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने असम में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को माजुली निर्वाचन क्षेत्र से टिकट। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। भारत ने ठोस ईंधन पर आधारित SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में चर्चा की। दोनों देशों ने बहुपक्षवाद, आतंकवाद से मुकाबला, शांति और सुरक्षा के लिए मजबूती से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैडमिंटन में PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और B साई प्रणीत स्विस ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। और क्रिकेट में ऋषभ पंत की शानदार शतकीय पारी से भारत को चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड पर मजबूत बढ़त। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाओं पर भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान में मदद की। उन्होंने हाल में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध के दौरान सैनिकों द्वारा दिखाए गए निस्वार्थ साहस को नमन किया। श्री सिंह ने आज गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में बाहरी खतरों और आंतरिक चुनौतियों से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता मजबूत हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक देश के रूप में सुरक्षित वातावरण बनाने की क्षमता को मजबूत करना चाहता है, जिससे वो आर्थिक प्रगति कर सके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर परीक्षण स्थल से ठोस ईंधन पर आधारित SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योगों के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस प्रणाली से भारत को हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास में मदद मिलेगी। इस समय ये टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को उनसे जुड़ी खबरें देकर सम्मानित करता है। आज हम ऐसी एक महिला उद्यमी के बारे में बता रहे हैं। सिक्किम की चिबिम भूटिया नाम की इस महिला उद्यमी ने हस्तशिल्प उत्पाद बनाने के लिए लेगस्टॉल के नाम से एक संस्था बनाई, जहां कागज, बांस और जूट से हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चिमिप का मानना है कि ये एक ऐसी कला है जो पर्यावरण के अनुकूल है। लेगस्टॉल में सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों की 70 से अधिक महिला शिल्पी काम करती हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लेगस्टल का अर्थ है हाथ का हुनर। लेगस्टल कंपनी घर की सजावट का सामान बनाती है। सजावट का यह सामान बनाने के लिए प्लास्टिक के स्थान पर रिसाइकिल किए गए कागज का इस्तेमाल किया जाता है। यह कंपनी शुरू करने के पीछे चिमिप का उद्देश्य लाभकारी कारोबार करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना भी है। आकाशवाणी से बातचीत में चिमिप ने बताया कि उनकी कंपनी पूर्वोत्तर की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। I wanted to contribute for my upcoming generation to preserve handicraft. I had culture and heritage for the northeast heritage of culture and the craft to preserve for our future generation. लेगस्टल कंपनी के ग्राहक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। चिमिप जल्द ही बांस का सामान और फर्नीचर तैयार करने का नया व्यवसाय शुरू करने वाली हैं। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजू सेठिया। मुंबई की जील जैन ने पिछले साल परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लिया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से उन्हें बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में भी मदद मिली थी। It was really like a dream come true. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना सपने के पूरा होने जैसा था। उनसे बातचीत के दौरान हम सभी को ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मुझे बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने में बहुत मदद मिली। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि अंक ही सब कुछ नहीं होते और उन्होंने हमें चंद्रयान का उदाहरण भी दिया, जिससे हमें ये सीख मिली कि हर असफलता सफलता की तरफ एक और कदम है। इन बातों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और पूरी बोर्ड परीक्षा में मुझे मदद मिली। Overall, helped me ace my board exam. भारत ने नेपाल भारत मैत्री और विकास साझेदारी के अंतर्गत रूपनदेही जिले में एक स्कूली इमारत के निर्माण के लिए 4 करोड़ 41 लाख नेपाली रुपए की सहायता नेपाल को दी है। एक बयान में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि इस आशय के समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने कल हस्ताक्षर किए। भारतीय दूतावास ने यह भी बताया है कि वर्ष 2003 से भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क, स्वच्छता और नेपाल के 7 प्रांतों में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की 446 परियोजनाएं पूरी की। मेघालय सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण संबंधी अधिनियम के तहत प्रवासी कामगारों के ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरूआत की है। उप मुख्यमंत्री प्रेस्टॉन टाइसोंग ने शिलांग में श्रम विभाग द्वारा आयोजित समारोह में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि इसमें कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मानदंडों को पूरा करने वाले प्रवासी कामगारों को श्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रवासी कामगार और इन्हें रोजगार देने वाले व्यक्ति या ठेकेदार इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे।
पंजीकरण देश के किसी भी भाग से सुविधा केंद्रों या पंजीकरण कार्यालय में हेल्प डेस्क के माध्यम से 50 रुपए का भुगतान करके कराया जा सकता है। पूर्वी दिल्ली स्थित केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संगठन के आयुक्त कार्यालय ने सरकारी खजाने से 390 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में छानबीन जारी है और वास्तविक राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी की शुरुआत के बाद से दिल्ली मंडल ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी के विभिन्न मामलों में 30 गिरफ्तारियां की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब खेल खबरों के लिए रुख करते हैं स्पोर्ट्स डेस्क का। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। अहमदाबाद में चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 294 रन बना लिए थे। इंग्लैंड की पहली पारी में 205 रन के जवाब में भारत ने 89 रन की मजबूत बढ़त बना ली है। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने करियर का तीसरा शतक लगाया और 118 रन की पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर 60 रन बनाकर अक्षर पटेल के साथ क्रीज पर हैं। अब बात बैडमिंटन की। बासेल में चल रहे स्विस ओपन में आज पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत सिंगल्स में अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.87% की मंदी से 441 अंक कम होकर 50,405 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.95% की मंदी से 143 अंकों का नुकसान दर्ज करता हुआ 14,938 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 3 पैसे दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 110 रुपए कम होकर 44,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। हालांकि मार्च अनुबंध के लिए चांदी का मूल्य 65 रुपए की बढ़त से 65,990 रुपए प्रति किलो पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्पादन प्रोत्साहन योजना गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के पारिस्थितिकी का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से नीति, कानून, नियम और आदेशों के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमाओं पर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति ने मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान में मदद की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने असम में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को माजुली निर्वाचन क्षेत्र से टिकट। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और भारत ने ठोस ईंधन पर आधारित SFDR मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।